ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 से। ठीक है, इसके अंदर हमने प्रेजेंटेशन बतानी है बेसिकली, जिसके अंदर एसेट सीलिंग को हम नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रेजेंट कैसे करेंगे उन चीज़ों को, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके लिए रूल्स हैं, वो ये कि प्रेजेंटेशन इसमें अगर हमें दिखाना है बैलेंस शीट का, तो भाई बैलेंस शीट में जो तेरी प्रेजेंटेशन होगी ना, वो तेरी क्लोजिंग बैलेंस पे होगी। मतलब देख बैलेंस शीट में क्या चीज़ आ रही है, इसमें एसेट और एक लाइबिलिटी आ रही है जो इस AS19 से रिलेटेड है। तो तू या तो नेट लाइबिलिटी नेट दिखानी है, या फिर तुझे नेट एसेट दिखानी है। ठीक है, यूजुअली नेट लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वही कंसेप्ट होता है कि कोई भी कंपनी इतना ज़्यादा पैसा नहीं फंसा देती उसके अंदर, एसेट्स के अंदर। तो वो वाली बात यहाँ होती है। प्रेजेंटेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड OCI स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन P&L और OCI में कैसे करेंगे? इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन PVDO, जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, ठीक है, जो भी तुम हम उसमें बनाते थे इतने की वो लाइबिलिटी, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन इनकम ऑन प्लान एसेट, ये इनकम होगी, ये कॉस्ट होगी। ठीक है, दोनों P&L में जाते हैं, आपस में दिमाग में चलाता रहे वो दोनों चीज़ें। एक साइड तेरा एसेट वाला बना रहा हूँ मैं, एक साइड तेरा लाइबिलिटी वाला बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों की इंटरेस्ट इनकम दोनों को नेट ऑफ कर दे, नेट इंटरेस्ट लिख दे। ठीक है, क्योंकि जितना तूने दिया है उतना तूने कमा लिया, इस तरह से बात लेको। ठीक, एक्चुअल गेन और लॉस भी हो सकते हैं, PVDO में हो सकते हैं और प्लान एसेट में, दोनों में हो सकते हैं। उसको भी भाई तुम टोटल कर लो। अगर दोनों गेन गेन है तो गेन गेन लिख दो, दोनों लॉस लॉस है तो दोनों को लॉस लॉस लिख दो। ठीक है, या एक गेन है एक लॉस है तो उसको लिख दो। ठीक है, फिर दो तीन चीजें होगी। फिर ऑल अदर आइटम्स सच एज CSC, PSC एंड गेन एंड लॉस ऑन सेटलमेंट अलग से दिखाओ, बिल्कुल अलग दिखाओ बेटे इन्हें। ये P&L स्टेटमेंट में ही आएंगे आपके CSC और PSC, लेकिन इनको अलग से दिखा दो। अब PA गेन ऑन लॉस ऑफ सेटलमेंट, कहाँ तुम्हारा ये गेन ऑन लॉस ऑफ सेटलमेंट कहाँ जा गई हो? है गेन ऑन लॉस ऑफ सेटलमेंट ट्रीटेड शैल बी ट्रीटेड सेपरेटली, बट वेयर इट विल गो? गेन ऑन लॉस ऑन सेटलमेंट। साले याद तो आ नहीं रहा तेरे को, बकवास मत करे। गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट यार, लॉस ऑन सेटलमेंट तो मेरे अकॉर्डिंग P&L में जाना चाहिए, क्योंकि OCI में तो वही दो तीन चीज़ें बताई थी सर ने। एक तो भाई आपके ये जाते हैं एक्चुअली ये, हाँ P&L में जाएगा बेटे, क्योंकि हम P&L के बारे में ही पढ़ रहे हैं और एक्चुअल के अंदर यही आती हैं चीज़ें। और एक जो तीसरा भी लास्ट में बताया था वो एक बार देखना कौन सा बताया था, है ना। प्रेजेंटेशन नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट का कर लिया, समझ आ गया। P&L उसका कर लिया, अब रह जाता है बेटा नोट्स ऑफ अकाउंट्स। इन नोट्स रिकंसिलेशन इसमें बनाते हैं, रिकंसिलेशन फॉर PVDO प्लान एसेट्स एंड नेट लायबिलिटी बिटवीन ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग एंड फॉलो। एक चीज़ जो याद रख, जो बेनिफिट यहाँ पे करता है वो यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है तो ये यहाँ पे लेस हो जाता है, तो यहाँ पे जीरो आता है। ये इन्होंने दोनों साइड डाल दिया, ठीक है, उनकी जैसा भी है, उनकी श्रद्धा है जो भी है, बट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जीरो आता है उसका बैलेंस, क्योंकि जितना आया उतना चला जाता है, ऐसा रहता है। ओपनिंग बैलेंस XX हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट या इनकम, यहाँ कॉस्ट आ गई PVDO के अंदर, यहाँ इनकम आ गई, नेट लिख देंगे। करंट सर्विस कॉस्ट आ गई, एक ही चीज़ आएगी, लिख दिया, सर्विस कॉस्ट आ गई। सेटलमेंट गेन और लॉस P&L से दिखाते हैं, पीछे भी पढ़ा था तूने, P&L से दिखाते हैं। ऊपर जब तूने वो क्वेश्चन करा था ना एक, तो उसके अंदर एक सेटलमेंट वाला केस था, तो उसके अंदर फिर तूने यही पढ़ा था कि देख हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं सेटलमेंट को, क्योंकि हमें ये लग रहा था 2.5 लाख का बिका है ना टोटल, तो 2 लाख तो उसका मिल गया जो कि हमने PVDO में बनता था हमारा, जितना मतलब हमारी कॉस्ट बनती थी, और 50,000 का हमें प्रॉफिट मिल गया, तो वो सेटलमेंट गेन और लॉस वो P&L में दिखाते थे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कोई पे किया है प्लान एसेट्स में होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मतलब कि पे नहीं किया, मतलब कि तुमने और कुछ उसमें ऐड करा है। 2 लाख की पहले इन्वेस्टमेंट थी, 50,000 ऐड कर दो, 2.5 लाख हो गए, वो यहाँ हो गया। एक्चुअल गेन लॉस होगा, उसको यहाँ ऐसे कर दो, नेट ऑफ करके लिख दो, ऐसे ऐसे कर दो, क्लोजिंग बैलेंस सब तीनों के निकाल देंगे। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी विल प्रेजेंट द सॉल्यूशन एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, जैसा उसने बोला, P&L बोला P&L बना दे, OCI बोला OCI बना दे, सिर्फ इतना ही बोला ना तो इतना ही बना। बैलेंस शीट के वहाँ नखरे मत कर, नोट्स टू अकाउंट्स के वहाँ नखरे मत कर। वी विल शो नेट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ओनली, या नोट्स टू अकाउंट्स के लिए बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड इन क्वेश्चंस, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताता है तो फिर ये डिस्क्लोजर्स होते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। बाद में कभी मन करे ना खाली हो तो देख लियो कि इसमें इसका वैसे पर्पज ये होता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट, कि तुमने जो वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो ढंग के उनमें ही कर रखी है ना। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा तो नहीं कर रखी या कुछ वो तो नहीं कर रखा, वो इसका पर्पज होता है देख इसको बनाने का। ठीक है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस नेट करके दिखा दिया था। जर्नल एंट्रीज, हाँ यार जर्नल एंट्रीज ना इसकी थोड़ी सी तुझे, जब तू क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना तो उसमें तुझे थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये क्या क्या जर्नल एंट्रीज हैं। एक तो सिंपल वही है देख, CS कॉस्ट और वो सब होगी, प्लान एसेट्स, इंटरेस्ट इनकम, मतलब जैसे सॉल्व करता रहा यार उसकी एंट्रीज बनाता जा। हाँ एक बड़ी बात कि भाई पहले तू ये 2 अकाउंट बनाएगा,
पीवी वीडियो अकाउंट बनाएगा, फिर प्लान एसेट्स बनाएगा। इन दोनों को बनाने के बाद में तू ऊपर वाली वर्किंग कर पाएगा। ये प्रेजेंटेशन का तेरा पार्ट है, तभी तू बैलेंस शीट दिखाएगा, फिर P&L OCI दिखाएगा, फिर ये सब दिखाएगा, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, वो उसने नेट एंट्री स्टडी मेट में दी हुई है, उसको तू छोड़ दे, वैसे मत कर जैसे सर ने बताया वैसे करना है। ठीक है, गेन और लॉस। फिर ये आ गया तेरा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी ये सिंपल था, इसमें उन्होंने OCI और P&L बनाने को बोला था, एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसको छोड़। 31 जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसकी थोड़ा बड़ा भी था, इसको एक बार देख लेना थोड़ा ठीक से, मतलब अंदर तक अगर जाना चाहे इस क्वेश्चन के देख कर लेना, इसको पूरा सॉल्व करना जब हो ऐसा। तो बस इसमें वही पीवी वीडियो बनाया, फिर पीवी प्लान एसेट्स बनाए ऊपर जाके। इसमें जो एक थोड़ा अच्छा था वो ये कंसेप्ट था कि यहाँ पे 6 नहीं है, 6.15 करोड़ है। वेल तो जिंदल बेटा अपनी वो सही करवाओ, हैंड राइटिंग और जो भी आपका टाइप राइटर है, मतलब जो भी आपका टाइपिंग मैन है तो ठीक है, वो ऐसे करके बना लेना इसको। 6 करोड़ से 6.15 करोड़ हो गया था ये। 32 ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन नंबर 32 था, इसमें भी ऐसा कुछ खास था नहीं, बस ये है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको बना दिया था इस क्वेश्चन को। ओपनिंग बैलेंस आ गए, वो आ गए। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी हम दिखाते हैं 3,40,000 की, क्योंकि प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट बता रहे थे हम। ठीक है, क्वेश्चन 29 था, वो ये था इसके अंदर की कुछ, एक बार देख लेना, ना समझ आया तो एक बार क्लास प्ले कर लेना, वो मैंने थोड़ा ढंग से नहीं देखा क्वेश्चन उसमें। बस फिर भी यही है कि जो हमारे पास सर्विस कॉस्ट की तरह की उस चीज़ को ट्रीट कर लिया था, और 4,96,000 रुपये हमने उसके अंदर लिख दिए थे इन करंट ईयर ड्यू टू अमेंडमेंट इन प्लान। फिर सर ने एक ये बोला था जिन एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में वेस्टिंग करेंगे उनका प्रोबेबिलिटी फैक्टर देख लेना, ऐसा कुछ था। फिर आ जाता है भाई तेरा एक एसेट सीलिंग। एसेट सीलिंग के अंदर पार्ट 8 है ये। एसेट सीलिंग के अंदर कुछ खास नहीं है, वो ये कि यार एक डिफाइंड उसका क्राइटेरिया होता है, एक डिफाइंड उसकी सीलिंग होती है कि उससे ऊपर तुम्हारा वो जाना चाहिए। फिर वो ये कह देते हैं कि या तो ये फंडेड की वजह से है, ये जो ऐसी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, या ये ओवर फंडेड की वजह, या ये और किसी चीज़ की वजह से है। और किसी चीज़ मतलब और किसी चीज़ हो सकती है आपकी रीमेजरमेंट की वजह से, कि तुमने ज़्यादा रीमेजर कर लिया। तो इसका जो सॉल्यूशन बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि या एक तो ना तुम इसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग भी डाली है, वो देख लियो, वो भी अच्छे से रिकॉर्ड की है। नहीं तो हम जो नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स इन बैलेंस शीट है वो हम कितने तक लिखेंगे, उसके लिए जो सीलिंग है वो ये है कि यही है, मतलब सीलिंग तो यार सेकंड पार्ट में बताई थी मैंने, कि जो प्रेजेंट वैल्यू है एक्सपेक्टेड रिटर्न रिफंड की, जो भी तुम अगर अमाउंट अपना पूरा सेटल कर दोगे, PVBDO को अगर सेटल कर दोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन DBO, हाँ, तो उसके बाद में तुम्हारे पास कुछ बच जाता है एसेट, तुमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो आज, और उसका एक उसको देखो वो कितनी बनती है। ठीक है, फिर उन दोनों को कंपेयर कर लो कि कौन सा सही है और उसमें से ले लो। ठीक है, स्टेप 1 में तुमने वो निकाल लिया कितना है, स्टेप 2 के अंदर तुमने वो निकाल लिया उसकी इतनी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, और यही अमाउंट को हम एसेट सीलिंग कहते हैं। एक तो ये हो गई कि उसमें रिफंड का निकालो, और दूसरा रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। भाई ऐसा भी हो सकता है कि अब जब तुम फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन करोगे ना, मतलब कि तुम कम एसेट में इन्वेस्टमेंट करोगे ना अब। हाँ जी बिल्कुल सर, एसेट में इन्वेस्टमेंट हम कम करेंगे अब आगे चल के। ठीक है, तो जितना तुम कम करोगे, मान लो तुम्हें लग रहा है कि पहले तुम 1 लाख करते अब तुम 1 लाख, अब तुम 80,000 करोगे, तो तुम 20,000 से रिड्यूस कर रहे हो ना उसको, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वो लिख लो। ठीक है, फिर वी विल डिस्क्लोज नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट इन द बैलेंस शीट टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट सीलिंग। स्टेप 1 द डिफरेंस विल बी रिवर्स्ड इन OCI, इसको हम OCI से रिवर्स कर देंगे। ये एक थर्ड चीज़ थी जो एसेट उसके अंदर करते हैं, कि इसको भी, ये भी एक तरह का, क्योंकि रीमेजरमेंट है। ठीक है, तो वो ले लेंगे। स्टेप 1 में NDP एसेट आ गई, स्टेप 2 में एसेट सीलिंग आ गई। दोनों में जो लोअर होगा, एसेट सीलिंग समझ गया ना, रिफंड और उसकी रिडक्शन वाले में से कुछ होगा उसको ले लेंगे। स्टेप 1 तो OCI डेबिट टू प्लान एसेट्स, ये लिख देंगे। OCI यार मतलब रिवर्स कर दिया ना, प्लान एसेट्स को कम कर दिया, और जो अमाउंट है वो OCI से कर दी। ठीक है हाँ ठीक है। फिर PVDBO 20 लाख का मान लेते रहे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है। 20 लाख का 24 लाख तेरी प्लान्ड एसेट है। ठीक है, 4 लाख से तेरी ज़्यादा चल रही है। एसेट सीलिंग लिमिट यहाँ पे दे रखी है, और ज़्यादातर जगह दे ही रखी होती है, तो ये कंप्यूट करनी नहीं पड़ती प्रेजेंट वैल्यूज़ का और वो सब चीज़ें ना। तो 4 लाख वर्सेस 2.5 लाख, सब्ट्रैक्ट मत कर दिया चूती है, 2.5 लाख लेगा इसके अंदर सिर्फ तू। ठीक है, उसके अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट्स,
ओसीआई अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट्स की अकाउंटिंग एंट्री कर दी। अकाउंटिंग फॉर अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, यार ये कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, पढ़ ले उसको, इसको ज़्यादा वो मत कर। अकाउंटिंग फॉर टर्मिनेशन, रोहित जैसे लोग हो गए, कोई ताऊ हो गए, उनको वापस भेज दो। अगर भाई तुम उनको कंपनसेशन 12 मंथ के अंदर सेटल कर दोगे ना, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो इसको भी हम अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की तरह ट्रीट करेंगे। अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपके वो होते हैं जो अलग होते हैं, वो होते हैं जो जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान हो गए और वो सब हो गए, ठीक है।